जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपको अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित है, आरआरबी मैथ टॉपिक नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम पहला पार्ट है, पहला अध्याय है आपके मैथ का। ये सभी परीक्षाओं में आता है, इससे काफी प्रश्न बनते हैं। तो चलिए इस संख्या पद्धति और नंबर सिस्टम को जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए अपने सेशन पर चलते हैं, पर उससे पूर्व आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलते हैं अपने सेशन पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित है, आपका पहला चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो चलिए इसको जानते हैं और देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे, जिससे कि हमें ये पता चलता चली जाए कि इसमें किस प्रकार से हमें समझना है और करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखिए इसमें जो बताया गया है, शून्य तथा दाशमिक स्थान मान का पद्धति का आविष्कार जो है गणित के क्षेत्र में भारत की अभूतपूर्व देन है। यह पद्धति भारत में सर्वप्रथम अरब पहुंची तथा वहां से पश्चिमी देशों में गई। इसी कारण पश्चिमी देशों में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हीं संख्याओं के गुणों के व्यवहारगत अध्ययन को हम क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। अब देखिए, हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इन सभी अक्षरों को? तो ये पहले अरब में पहुंची, फिर उसके बाद पश्चिमी देशों में गई। ठीक है, तो इधर से भी आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स क्या किसे कहते हैं? तो आप बता दोगे 0 से लेकर 9 तक सभी अंकों को हम क्या कहते हैं? हिंदू न्यूमेरल्स कहते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या है, संख्या पद्धति के आधारभूत तथ्य निम्नलिखित हैं। तो देखिए पहला जो आपका है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका प्राकृतिक संख्या। तो देखिए किसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं? यानी कि नेचुरल नंबर। वे संख्याएं जो वस्तुओं की गिनती करने में प्रयुक्त की जाती है उसे आप प्राकृतिक संख्या कहते हो। ठीक है ना, जैसे और इसे इसका नोटेशन जो है हम n के थ्रू करते हैं। देखिए n बराबर जितनी भी काउंटिंग नंबर है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है ना, अनंत तक जितनी भी गिनने वाली संख्या है सभी नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका पूर्ण संख्या, किसे कहते हैं? तो देखिए यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, यदि आप प्राकृतिक संख्याओं यानी कि जो आपका ये 1, 2, 3, 4 दे रखा है, इसमें यदि आप शून्य को जोड़ देते हैं, यानी कि शून्य भी इसमें ऐड कर लेते हैं, तो आपकी होल संख्या बन जाती है, जैसा कि आपको देखिए स्क्रीन पर प्रदर्शित है। इसका जो चिन्ह है W द्वारा, कैपिटल W द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि एक्सप्रेस किया जाता है। और देखिए इसमें 0 है, 0, 1, 2, 3 अनंत तक। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद आपका टॉपिक आता है इंटीजर, पूर्णांक। अब देखिए पूर्णांक किसे कहते हैं तो समझते हैं। तो देखिए धन पूर्णांक को आई पॉजिटिव, यानी आई पॉजिटिव यदि लिखा है तो आपको ध्यान रखना है कि ये धन पूर्णांक है, यानी कि धन इंटीजर है। ठीक है, इसमें क्या होंगी? सभी धनात्मक संख्याएं होंगी। मिडिल कोष्टक के अंदर आपके सभी धनात्मक संख्याएं अनंत तक रखी गई हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें आपके देखिए शून्य पूर्णांक है, जिसे आप केवल शून्य के द्वारा डिनोट करोगे। इसके बाद आई ऋण पूर्णांक है, जिसे आई नेगेटिव द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इसमें सभी माइनस वाले इंटीजर होंगे, -3, -2, -1, ये सभी आपके मझले कोष्टक में होंगे। तो देखिए -1, -2 इस तरीके से स्टार्ट होता है नंबर लाइन पर, और जो डेड पीछे की तरफ जाता है। ठीक है, अब देखिए ये सभी मिलकर के आपके पूर्ण इंटीजर यानी पूर्णांक का निर्धारण करते हैं। देखिए जैसे देखिए इसमें ये आई द्वारा प्रदर्शित किया गया है, और इसमें देखिए सभी संख्याएं आपकी ऐड हैं, 0 सहित। माइनस की भी संख्याएं हैं और 0 मिडिल में है, और आगे 0 से आगे जो है धनात्मक संख्या है, यानी कि इसमें सभी हैं, प्लस वाली संख्याएं भी, 0 भी और माइनस वाली संख्याएं सभी इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये सभी क्या है? इंटीजर कहलाती हैं। अब देखिए परिमेय संख्या क्या है? इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो देखिए वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q आपका बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। कहने का क्या तात्पर्य है? कोई भी संख्या जैसे 2/3 लिखा है तो ये P/Q के रूप में है। ठीक है, पर इसमें देखिए ये नीचे वाला पोर्शन यानी डिनोमिनेटर वाला यानी हर वाला Q बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये आपकी परिभाषा किसकी है? परिमेय संख्या की। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है Q बराबर P/Q। ऐसा है कि P एंड Q पूर्णांक है क्या? Q बराबर नहीं है 0 के। तो ये मिडिल कोष्टक में आपको दर्शा दिया गया है सेट के थ्रू। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जांपल दिया जैसे 7 भी आपकी क्या है? रेशनल नंबर है। क्यों? देखिए 7 अकेला नंबर है, यदि हम इसको इसके बटे में नीचे 1 रख लें तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, 7 ही आपका उत्तर में आएगा। तो देखिए नीचे 0 नहीं है, कोई भी संख्या रख, यानी कि जिस संख्या के नीचे कुछ भी ना हो तो उसके नीचे हम 1 रख सकते हैं। 1 से डिवाइड करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ये रेशनल में कन्वर्ट हो गई। प्रत्येक संख्या जो है जितनी भी इंटीजर है सभी क्या है? रेशनल नंबर कहलाती है। ठीक है,
तो आपने देखा इसमें देखिए -2 भी इंटीजर है, 7/5 भी इंटीजर और 0 भी आपका इंटीजर है। देखिए जीरो कब आया, जब इसमें 1 से डिवाइड करोगे तो भी आपका 0 आएगा। बस यहाँ पर आपका नेगेटिव में यानी कि हर q बराबर 0 नहीं होना चाहिए नीचे जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, ठीक है, ये आपका 0 नहीं होना चाहिए, उसे ही आप क्या बोलोगे, परिमेय संख्या बोलोगे। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है अपरिमेय संख्या है। इरेशनल नंबर वे सभी संख्या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। अब कैसे? जिसे आप p/q के रूप में ना लिख सके। अब देखिए कैसे, देखिए जैसे कि आपका पहला उदाहरण दे रखा है √2, √3, √5 इत्यादि क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप जानेंगे जब आप √2 का वैल्यू निकालोगे तो ये पॉइंटों में निकलेगा, दशमलव में, ठीक है। तो इसको आप p/q के रूप में कभी भी नहीं बदल सकते। इसकी वैल्यू को हम निकाल तो सकते हैं पर साधारण तरीके से नहीं निकालेंगे, ठीक है। p/q के रूप में हम साधारण तरीके से नहीं बदल सकते हैं, इसके लिए आपको अलग मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, पर वो भी एक अनुमानित वैल्यू होगी। चलिए आप देखिए इसके बाद क्या है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग तथा अंतर अपरिमेय होता है। यदि आप किसी भी परिमेय संख्या में, जैसे 2 आपकी एक परिमेय संख्या, यदि इसमें आप अपरिमेय संख्या जोड़ो तो ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी, चाहे आप इसे घटाइए या आप इसे जोड़िए, ठीक है। अगर यदि 2 का मल्टीप्लाई अपरिमेय संख्या से हो तो भी आपकी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। ये आपको उदाहरण दे दिया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्या का क्या कॉन्सेप्ट है, वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आ जाती है। कहने का क्या तात्पर्य, जितनी भी संख्याएं आपकी, चाहे नेचुरल हो, चाहे होल हो, चाहे आपकी अपरिमेय, चाहे परिमेय हो, सभी इस वास्तविक संख्या के अंदर आ जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब सम संख्या क्या है, इवन नंबर वे सभी प्राकृतिक संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, सम संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे 2, 4, 6, 8 सम संख्याएं हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इसका अपोजिट है आपका विषम संख्या यानी ऑड नंबर। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है विषम संख्याएं कहलाती है, ठीक है। जैसे 1, 3, 5, 7 डैश विषम संख्याएं हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है आपका अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 डैश सभी अभाज्य संख्याएं। देख लीजिए आप, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 2। ये आप बिल्कुल कंफर्म ध्यान रख लीजिए, ये किसी भी परीक्षा में आ जाता है और पूछ लेता है, ठीक है। और देखिए इसमें आप किसी भी संख्या का देखें, या तो ये 1 से डिवाइड होगी या खुद से। देखिए 3 किसी और संख्या से नहीं कटता, 5 भी किसी और संख्या से नहीं कटता, 7 भी अपने अलावा किसी से नहीं कटता, 11 भी अपने अलावा किसी से नहीं कटता। तो यही कॉन्सेप्ट आपका अभाज्य संख्या का। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका कंपोजिट नंबर है यानी कि भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या किसे कहेंगे, एक के अतिरिक्त वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो अभाज्य नहीं है वे सभी क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपको बताया, एक के अतिरिक्त वे सभी प्राकृतिक संख्या जो अभाज्य नहीं है। अभाज्य कौन सी संख्या है, जो अपने और एक के अलावा ना कटे। तो एक को तो आप हटा दोगे पहले ही। अब देखिए 2 और 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या, तो 2 और 3 आपके हट गया। नेक्स्ट जो संख्या आएगी आपकी 4 जो है आपकी भाज्य संख्या है, कंपोजिट है, यानी कि ये विभाजित हो जाती है। तो इसके बाद जितनी भी अभाज्य के अलावा जितनी भी भाज्य संख्याएं सभी भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे सम संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं, ठीक है, वे अपने अलावा औरों से भी कट जाती है। चलिए, पर एक आपकी ना तो भाज्य ना अभाज्य, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, ये है भाज्यता की जांच यानी कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अब इसमें भाज्यता की जांच कैसे, जैसे कि 2 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी, 3 से या 4 से या 5 से या 6 से 7 से, ये किस तरीके से हम जल्दी जान सकते हैं कि ये कट जाएगी संख्या यदि हमें दी हो। तो देखिए इसमें सामान्य नियम है, उसे याद रखेंगे आप। 2 से भाज्यता का नियम क्या है, यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य या सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी, ठीक है। कहने का क्या तात्पर्य समझिए आप, यदि आपका 2, 3, 0 लिखा है तो देखिए लास्ट का जो अंक देखोगे आप, या तो ये 0 हो या इसके स्थान पर 2 यानी कि 3, 2, 2 यानी कि लास्ट में कोई सम संख्या दी हो, 2 दिया हो या 4 दिया हो, लास्ट का जो अंक हो, तो आपकी वह संख्या कट जाएगी। जैसे 230 आपकी 2 से विभाज्य हो जाएगी, इसी प्रकार से 322 भी 2 से विभाज्य हो जाएगी। ये विभाज्यता का नियम है। 3 से विभाज्यता का क्या नियम है, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। जैसे 63 एक संख्या है, तो देखिए इन संख्याओं का योग करिए आप, 6 और 3 ये हो जाते हैं 9, और 9 3 से कटता है नहीं कटता है, हाँ जी कट जाता है, तो ये संख्या भी आपकी 3 से डिविजिबल होगी। ये 3 का नियम हो गया। इसके बाद देखिए 4 से विभाज्यता का नियम, यदि दी गई संख्या की इकाई व धाई अंकों द्वारा बनी संख्या 4 से विभाजित है तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे 4
32। तो देखिए लास्ट में देख लीजिए आप, ये दो संख्या देखिए, एक तो स्थान अंक इकाई अंक वाली और एक दहाई अंक वाली। तो दोनों ये संख्या है, यदि 4 से डिवीजन होती है तो ये पूरी संख्या कट जाएगी। जैसे 4 8 32 होते हैं, तो ये कट रहा है, लास्ट के दो अंक कट रहे हैं, तो ये पूरी संख्या ही आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो ये 4 से विभाज्यता का नियम है। अब देखिए 5 से विभाज्यता का नियम, देखिए इसमें 5 से विभाज्यता का नियम जो है, यदि दी गई संख्या के केवल इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। सपोज करिए आपको दी है 30 संख्या, तो देखिए इसका लास्ट अंक आप देखोगे बस केवल, तो देखिए इसमें क्या बताया, या तो आपका 0 हो या 5 हो। तो देखिए दो उदाहरण देख लेते हैं हम, एक 30 हो गया, एक 5 हो गया। तो देखिए इसका लास्ट अंक 0 है और इसका लास्ट अंक 5 है, तो इसको देख के हम लगा सकते हैं कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए ये 6 बार हो जाता है, ये 7 बार हो जाता है। ठीक है, तो हमें हमारा डिवाइड करके नहीं देखना है, लास्ट के अंक देखने हैं। अगर पूछा जाएगा ये 5 से विभाजित होने लायक है या नहीं, तो आप बताओगे यस, अगर 0 और लास्ट में 0 और 5 अंक आता है तो किसी भी डिजिट के अंदर। अब देखिए 6 से भाज्यता का नियम, यदि दी गई संख्या 2 तथा 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वह 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। जैसे आपके जैसे 30 आप मान लीजिए, तो इसमें 6 की विभाज्यता का नियम क्या है, ये 2 से भी जानी चाहिए और ये संख्या 3 से भी जानी चाहिए। तो ऐसी संख्याएं क्या होंगी, ये 6 से डिविजिबल होंगी। तो देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए 6 के अंदर आपका जो फैक्टर है 2 × 3 के, जो 2 से कटेगी और जो 3 दोनों से कट जाएंगी, वह संख्या 6 से भी कट जाएगी। ठीक है, चलिए 7 से भाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या की इकाई के अंक को दुगुना तथा शेष अंकों से बनी संख्या का अंतर 0 हो या 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए 7 वाले नियम में आपको बताया है, कोई भी संख्या दी उसके इकाई का अंक आप दुगुना कर दोगे। सपोज करिए लास्ट में इस तरीके से दिया 37 दिया, पहले हम ये देखते हैं, 1 मिनट देखिए, 7 का मल्टीपल ही लेते हैं, तो 56 ले लेते हैं। ठीक है, 56 ले लिया। अब देखिए इसमें इसने बताया कि इकाई का अंक दुगुना करना है, आपको दुगुना कर दिया और दुगुना करने के बाद जो शेष अंक है आपका ये 5, ठीक है, यदि इनका अंतर घटाने पर 7 आ जाए तो वह संख्या आपकी 7 से डिविजिबल हो जाएगी या अंतर 0 आ जाए। ठीक है, इन दोनों को घटाने के बाद यदि 0 आता तो वह संख्या भी आपकी कट जाती है। 7 से विभाज्यता का नियम है। नेक्स्ट 8 से भाज्यता का नियम, यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों द्वारा बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या आपकी 8 से भाज्य होगी। कैसे, तो देखिए सपोज करिए आपकी संख्या है 2832, तो देखिए 3 अंक देखेंगे हम लास्ट के, यदि ये 8 से विभाजित हो जाती है तो ये संख्या क्या है आपकी 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो देखिए 832, इसको आप 8 से डिवाइड करिए तो 8 एकम 8। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए आपका कुछ नहीं बचा, तो ये 3 हम उतार लेंगे। अब ये तो जाएगा नहीं, तो भाग टूटेगी, 0 लगेगी। इसके बाद अगली संख्या हम उतार लेंगे, 2 को हमने उतार लिया, तो 8 चौक 32, यानी कि 4 बार चले गया, टोटल आंसर आ गया 104 बार। तो कहने का मतलब ये डिविजिबल है, तो ये संख्या आपकी 8 से विभाजित हो जाएगी। चलिए ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 9 नंबर का, 9 से विभाज्यता का नियम, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे 3 में हम जोड़ के करते थे, 3 से डिवाइड करते थे तो वह संख्या 9 से डिवाइड हो जाती थी। तो इसी प्रकार से आप क्या करोगे, अंकों को जोड़ोगे और 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 18 मानिए, तो देखिए इनके अंकों को जोड़िए, 1 + 8 कितना हो गया 9, तो ये 9 से डिवाइड होने के बाद आपका आंसर आ रहा है 1, यानी कि ये 9 से डिविजिबल संख्या है। इसी प्रकार से 11 से विभाज्यता का क्या नियम, यदि दी गई संख्या के सम तथा विषम स्थानों पर रिक्त स्थित स्थानों का योगफल या अंतर 0 या 11 होता है तो वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए कैसे, जैसे आप इसको मानिए 121 मानिए। ठीक है, अब देखिए सम और विषम, देखिए पहला स्थान विषम, दूसरा सम, ये तीसरा विषम। तो इन्होंने बोला है दी गई संख्या के सम स्थान पर 2 अंक आ रहा है तो 2 को रखेंगे हम पहले, तथा विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग, विषम स्थान पर देखिए एक तो ये है और एक ये है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। या तो आप इनको जोड़ो, यानी इन दोनों का अंतर, सॉरी घटाना है, हमें जोड़ना नहीं है। ठीक है, तो इनको हमें घटाना है, तो 2 - 2, तो देखिए इसके बाद क्या है आपका 0 आ गया, तो लास्ट में या तो अंतर या तो 0 आए या 11 आ जाए तो वह डिविजिबल हो जाएगी 11 से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है आपका क्या है, संख्याओं के स्थानीय मान तथा जातीय मान आपको बताने हैं, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो देखिए किसी भी संख्या में किसी भी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। स्थानीय मान तथा जातीय मान वह मान है जो उसकी अपना मान है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। जैसे एग्जांपल से आप समझ सकते हो, 63015 में 6 का स्थानीय मान आपको बताना है। तो देखिए 6 का स्थानीय मान 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5वें स्थान पर है। तो यहाँ से हम गिनेंगे, तो देखिए आप क्या करोगे, सबसे पहले 6 को लिखोगे, 6 को लिखने के बाद आप इसके बाद जितने अंक आए हैं उतनी 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखिए 5 आपके 0 आए हैं तो आपने इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका स्थानीय मान है 60,000। ये कहाँ पर है, 60,000 स्थान पर बैठा हुआ है 6 नंबर का
तो ये स्थानीय मान है। यदि आपसे इसका फेस वैल्यू पूछा होता तो प्रत्येक संख्या का फेस वैल्यू उसका खुद का ही मान होता है, यानी 6 ही होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें आपका, देखिए इसमें 6 का जातीय मान इसमें पूछा है, तो आपको बताना है जातीय मान पूछे या आपसे फेस वैल्यू पूछे, एक ही बात है। देखिए 6 कहीं भी किसी भी स्थान पर हो, उसका जातीय मान उसका खुद का स्वयं का मान होता है, तो यानी कि 6 है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद पूर्ववर्ती तथा अनुवर्ती संख्या, प्रेसिडिसर और सक्सीसर नंबर। किसी भी दी संख्या यानी कि x के ठीक पहले छोटी वाली संख्या उस संख्या की x की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है, तथा ठीक बाद बड़ी वाली संख्या उस संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाती है, यानी सक्सीसर कहलाती है। जैसे आप किसी भी संख्या का, जैसे 521 का ले लीजिए, इसका यदि पूर्ववर्ती पता करना है, प्रेडिसर पता करना है, तो प्रेडिसर जो आप पता करोगे इससे पहली वाली संख्या, यानी 521 से पहले कौन सी संख्या आती है, तो वह आती है 520। और यदि 521 संख्या से बाद में कौन सी संख्या आती है, तो ये आती है 522। तो जो बाद में आने वाली संख्या है तो उसको बोलेंगे सक्सीसर, और पहले आने वाली संख्या को आप बोलोगे प्रेडिसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सबसे ज्यादा इससे सवाल पूछे जाते हैं, तो ये पॉइंट आपको विशेष ध्यान देना है। इकाई का अंक ज्ञात करना, तो आपकी हेडिंग है इकाई का अंक ज्ञात करना, टू फाइंड आउट द यूनिट डिजिट। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसी भी संख्या के इकाई अंक की पुनरावृत्ति का घातांक 4 के बाद पुनः रिपीट होता है, इसीलिए घात में 4 से भाग देने पर जो शेष अंक बचेगा या तो 0, 1, 2, 3 बचता है। ठीक है, उसे संख्या के इकाई के अंक की घात के रूप में प्रयोग कर संख्या के इकाई का अंक ज्ञात किया जाता है। तो देखिए इसको यदि ऐसे समझ में ना आए तो हम एग्जांपल के थ्रू बता सकते हैं। तो देखिए एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए 529 आपको दिया है, इसके ऊपर पावर दिए 59। आपको कुछ नहीं करना, आपको 59 पकड़ना है और 4 से डिवाइड करना है इसे। जैसे ही आप 4 से करोगे, देखिए 4 एकम 4 बचा 1 और 4 चौक 16, यानी कि आपकी जो रिमाइंडर बचेगा, कहने का मतलब 3 बचा, तो 3 को आपको इसके ऊपर रख देना बस, केवल लास्ट वाली में। ठीक है, तो आप इकाई का अंक पकड़ोगे, अब जो बचा है केवल उसी को रखोगे, यानी 9 के ऊपर 3, जो शेषफल बचा वो रख देंगे हम। इसको आप याद करिए, इसका मल्टीप्लाई करिए, तो 9 का 3 बार गुणा करिए। ठीक है, तो 9 का आपने 3 बार गुणा किया, इधर लिख देते हैं, देखिए 1 मिनट, देखिए 9 × 9 × 9, तो देखिए नंबर 81। तो देखिए इन दोनों का इकाई का अंक 1 हुआ, और 1 में आप जैसे 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 9 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर है 9। ठीक है, तो देखिए इसने आपको प्रदर्शित करके बताया है। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या करोगे, 9 की पावर 3 लिख के आप इसका इकाई का अंक इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको सभी संख्याओं में करना है। पहले आप जितनी भी आपको पावर दी हो, या जैसे सपोज करिए 59 की पावर 50 दिया हो, तो आप फिर भी आप 4 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर बचेगा उस इकाई अंक को पकड़ोगे, उस रिमाइंडर को इसके ऊपर लिख दोगे, जो भी रिमाइंडर हो। ठीक है, तो आपको इकाई का अंक का वैल्यू पता चल जाएगा। चलिए अब देखिए इसके बाद हमें कुछ महत्वपूर्ण, अब देखिए हम महत्वपूर्ण तथ्यों को तथा सूत्रों को समझेंगे और इसे पढ़ेंगे। देखिए इसमें आपके भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल दिया है। ठीक है, डिविडेंड की वैल्यू अगर निकालनी है आपको, तो डिविडेंड इक्वल आपको रखना है डिवीजन इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इससे आप वैल्यू निकाल सकते हो किसी की भी, जैसे भाजक की निकालनी हो तो आप इसमें फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है, शून्य ना तो क्या है धन पूर्णांक है, ना ही आपका ऋण पूर्णांक है। तो कहने का मतलब शून्य ना तो धनात्मक है, ना ही ऋणात्मक है। नेक्स्ट, एक ना तो अभाज्य संख्या है, ना ही भाज्य संख्या है, यानी कि इसका मतलब है ना तो वह प्राइम है, ना ही कंपोजिट नंबर है। एक मात्र 2 सम संख्या है, संख्या अभाज्य संख्या। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 2 एक ऐसी है जो सम अभाज्य संख्या है। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो भी आपका उत्तर है 2। ठीक, नेक्स्ट, 1 से 100 तक के मध्य केवल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है आपके 25। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, यदि आपको किसी भी प्राकृतिक संख्या यानी कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे n+1/2। ठीक, जैसे सपोज करिए 25 प्राकृतिक संख्याओं को आपको निकालना है, तो आप लगाओगे 25 × 25 से नेक्स्ट वाली संख्या यानी कि n+1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे आप, ये 13 बार जाएगा, 13 का मल्टीप्लाई 25 में करोगे तो आपका 325 आएगा। ठीक है, तो इनका योग आपने निकाला भी 325 आया, तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, n सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है, तो आप लगाओगे फॉर्मूला n+1, तो इससे आप योगफल निकाल सकते हो सम प्राकृतिक संख्याओं का। अब इसके बाद देखिए प्रथम n तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का यदि योगफल निकालना है, तो ये आप फॉर्मूला यूज करोगे n/2 + 1 कोष्ठक के अंदर, ये मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, तो आप n तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करोगे, ये आपको उदाहरण में बता दिया जाएगा इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है, आप फॉर्मूला लगाओगे n²। विषम प्राकृतिक संख्या जैसे 1, 3, 5 ये सब क्या है, विषम संख्याएं हैं। ठीक है ना, ऑड नंबर।
उनका यदि योगफल निकालना हो तो n स्क्वायर फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। अब देखिए इसके बाद में, अब देखिए 2 अंकों की संख्याओं पर आधारित समस्याओं को सुलझाना, सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द 2 डिजिट नंबर। तो देखिए इसमें 2 डिजिट की जितनी भी संख्या है उसको किस प्रकार से सॉल्व करोगे तो देखते हैं। माना कोई 2 अंकों वाली संख्या है, ये दी है आपको 10x + y, तो आप क्या करोगे, सबसे पहला इसमें बताया गया है नियम के अनुसार चलेंगे। संख्या 1 के अंकों को पलटने पर जो नई संख्या आपको प्राप्त होगी वह मूल संख्या में जोड़ने पर उनका जो योगफल आएगा वह 11 से भाज्य होगा। कहने का तात्पर्य क्या है, इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज करिए 32 आपकी संख्या है, अगर आप इसके अंकों को पलट देते हो, इकाई का अंक दहाई में और दहाई का अंक इकाई में आपने ट्रांसफर कर दिया, तो ये 23 आ गई, नई संख्या हो गई। तो देखिए जो नई संख्या है मूल संख्या में जोड़ने पर सदैव 11 से विभाज्य होगी। तो देखिए इन दोनों को यदि आप जोड़ दोगे, आपकी नई संख्या कौन सी है 23 और 32 आपकी पुरानी है, इन दोनों को यदि आप जोड़ोगे तो 55 आया। ये 55 संख्या जो आई है ये 11 से डिविजिबल है, तो देखिए 11 से आपकी 55 कट जाता है 5 बार, ये आपको पता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया पहला। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या 10y + x जो कि मूल संख्या से अधिक है, तो आप बोलोगे तो इकाई व दहाई के अंकों का जो अंतर होगा वह बराबर होगा आपका नई संख्या एवं मूल संख्या के अंतर, जो कि 9 से डिवाइड करने पर डिविजिबल होगा। तो देखिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सपोज करिए आपकी संख्या थी 23, अब अंकों को आपने पलट दिया तो 32 हो गई। जो ये नई वाली संख्या है ये पुरानी वाली संख्या से अधिक है। ठीक है, अब देखिए अधिक तो है ही है, ये आपको पता चल गया। अब देखिए यहाँ तक ये क्लियर हो गया आपका। तो इकाई का अंक और दहाई का अंक का अंतर, इकाई का अंक क्या है आपका, ये रहा 2 और दहाई का अंक आपका ये है 3। यदि इन दोनों का अंतर आप निकालें तो ये 9 से डिविजिबल होगी। ठीक है ना, तो अंतर जो होगा, सॉरी यहाँ पर जो इनका जो अंतर आया यानी इकाई और दहाई का अंतर जो आएगा वह किसके बराबर होगा, वह आपके बराबर होगा नई संख्या एवं मूल संख्या का अंतर। नई संख्या आपकी क्या है, देखिए 32 है और मूल संख्या क्या थी 23। जब आप इन दोनों को घटाओगे तो आपका कितना बचा, 7 और 2 9, यानी 9 आया। अब जी जो 9 है ये 9 से डिविजिबल है, तो देखिए 9 से डिवाइड किया नीचे, देखिए कट गया, तो ये 1 आ गया आंसर। आपने देखा यहाँ पर कि हमने जो अंतर पहले निकाला था इकाइयों का 3 - 2, तो ये किसके बराबर, ये आया था 1। तो देखिए जब हमने वो संख्या निकली तो 9 से डिवाइड किया तो उसका भी तो वैल्यू 1 आया। ये बताना चाह रहा था ये फॉर्मूला। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से भी आप याद कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट, ये फॉर्मूला हमने आपको पूर्व में बता दिया भाज्य भाजक में क्या संबंध है। तो ये फॉर्मूला है आपका भाज्य बराबर भाजक भागफल प्लस शेषफल। नेक्स्ट देखते हैं समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जब किसी श्रेणी का कोई पद ठीक पहले वाले पद का अंतर सदैव समय स्थिर रहता है तो उसे आप उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके पहले पद को आप a तथा पदांतर को d से सूचित करते हो और जो आपको नीचे दी गई श्रेणी है वो इस फॉर्मूले पर आधारित रहेगी। यानी पहला पद आपका a होगा और नेक्स्ट पद में आप d के माध्यम से जोड़ते चले जाओगे पदांतर को, तो फिर अगला जो होगा a + 2d, फिर अगला a + 3d। इसी प्रकार से आपका लास्ट जो पद होगा a + n - 1 × d होगा। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट, समांतर श्रेणी का nवां पद यदि आपको निकालना है तो आप फॉर्मूला लगाओगे tn = a + n - 1 × d। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आप कोई भी पद ज्ञात कर सकते हो यदि आपको a की वैल्यू और n की वैल्यू और d की वैल्यू दी है। ठीक है, चलिए इसे आप अंतिम पद भी कह सकते हो। ठीक है, इससे भी आप ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल आपको निकालना है। यदि आपको n पद दिए गए हैं तो उनका यदि योगफल निकालना है तो आप फॉर्मूला लगाओगे n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, कोष्टक बंद। तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करके भी कर सकते हो। चलिए ये फॉर्मूला आपको यहाँ दिया है, ये बराबर का चिन्ह है। ठीक है, इसके बाद यदि आपको प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आप डायरेक्ट योगफल निकाल सकते हो। कैसे, देखिए यदि a की वैल्यू दी हो और l की वैल्यू दी हो तो आप लगाओगे n/2 a + l। इन दोनों को जोड़ने के बाद n में मल्टीप्लाई करके आधा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, योगफल निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखिए ये जो आपके सांदित उदाहरण दिए गए हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए इनको समझते हैं और करते हैं। देखिए सबसे पहला आपको उदाहरण दिया गया है नंबर 1। तो इसमें आपको क्या बताया गया है कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है। तो आपको अभी हमने बताया था किस प्रकार से निकालना, फॉर्मूला लगाएंगे n + 1/2। ये फॉर्मूला निकाल के यानी इस फॉर्मूले से आप 25 संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं का आप निकाल सकते हो। तो देखिए n आपका 25 है, नेक्स्ट संख्या तो आपकी 26 होगी क्योंकि n + 1 है, एक जुड़ जाएगा तो 26 होगी और डिवाइडेड बाय 2, इससे इसको काट दोगे 13 बार कटेगा। 13 का 25 में करोगे तो 325 इसका आंसर आएगा। ये मैंने आपको पूर्व में भी करा दिया है और देखिए यहाँ पर भी बता दिया है। देखिए 325 आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यदि ये संख्या दी है तो 11 से भाज्य है या नहीं है, a की वैल्यू आपको निकालनी।
तो 11 से भाज्यता का नियम क्या है? सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग। तो देखिए सम स्थान पर आने वाली संख्या कौन कौन सी है? एक तो आपकी 3 है और एक ए है और दूसरी भी आपकी ए है, ठीक है। तो आप लिखोगे 3 प्लस ए और ए प्लस ए इज इक्वल, अब इसमें से आपका माइनस होगा क्या? विषम संख्याओं का योग। तो देखिए ये 3 है विषम, सॉरी विषम नहीं है, ये सम से कर रहे हैं। देखिए यहाँ से नहीं, आपको 7 से करना है। विषम संख्या 7 है, 7 के बाद 8 आ गया, तो 8 और 7 आपका 15 हो गया। 15 में आप 6 जोड़ दोगे तो आपका कितना हो गया? 15 और 6 21, तो टोटल आपका 21 आया, ठीक है। यहाँ पर तो अब माइनस करोगे 21, इनमें से माइनस करोगे 21, ये बराबर होगा किसके? 0 के, क्योंकि ये इन दोनों का जो सम है या तो 0 आएगा या 11 आएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन करने के बाद ये 11 के विभाज्यता का नियम है कि सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग बराबर होगा या तो 0 के या 11 के, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे अब, तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका? ये 3, तो आपका 3 रहेगा, ये आपका ए और ए 2a हो जाएगा, 2a इक्वल टू, ये इधर जाके 75 में 21 हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का है, ये बराबर के इधर जाएगा 21 प्लस का हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप जब 3 भी माइनस कर दीजिए इसमें से, तो 2a बराबर आपका 21 में से ये माइनस का चिन्ह ले लेगा इधर आते ही, तो ये आपका 18 बचेगा। a बराबर आपका 18 जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 9 आ जाएगा, a की वैल्यू आपकी आ गई 9, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको देखिए यही आपको ज्ञात करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए इसका जो आपको कैलकुलेशन है यहाँ आपको दे दिया है, आप इससे पॉज करके देख सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर पर। अब देखिए 6 नंबर का आपको उदाहरण दिया है, एक श्रेणी आपको दी गई है, आपको 20 पदों का योगफल निकालना है। तो ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। कैसे पता करेंगे? देखिए इनके बीच का अंतर निकालेंगे, दूसरे में से पहली संख्या घटाएंगे तो देखिए 5 आया। इसी प्रकार 12 में से 7 घटाया तो आपका 5 आ रहा है। तो डी की वैल्यू आपकी 5 है और ए की वैल्यू आपकी 2 है, यानी पहला जो है आपका, अब देखिए इसमें एन की वैल्यू भी आपको दी गई है। देखिए ए बराबर आपको 2 दिया है, तो एन बराबर आपका 20 है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हो, n/2, तो 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। तो देखिए ठीक है, तो देखिए इसमें यही फॉर्मूला आपका पुट किया गया है, n आपका 20 है, डिवाइडेड बाय 2 हो गया, 2 इंटू a प्लस n-1 यानी 20 में से 1 लेस करेंगे इंटू डी, डी आपका 5 था, मल्टीप्लाई कर दिया। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आया 990, ठीक है। तो आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट जो है 7 नंबर का आपको लास्ट उदाहरण है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो बताएंगे, ठीक है, वह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो देखिए लास्ट ये है, इसको समझते हैं अच्छी तरीके से। तो देखिए 7 नंबर में आपको बताया गया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल आपको 12 दिया है। यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो वह मूल संख्या से 36 अधिक हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए सपोज करिए हम मानते हैं आपकी संख्या थी 10x प्लस वाई, ठीक है। अब इसके अंकों का क्रम बदल दी तो ये हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगी। अब यदि ये क्या थी, ये जो थी 36 अधिक थी पहली वाली संख्या से, तो इन दोनों को यदि आप घटा दो तो ये 36 के बराबर रख सकते हो। भाई ये बड़ी है ये छोटी है, इनको घटाने पर 36 का अंतर आता है, तो इसको 36 के आप बराबर रख दोगे, ठीक है। तो ये हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। आपका 9y माइनस 9x बराबर 36 आ गया, ये बराबर का साइन है इसके, ठीक है। तो आपकी जो पहली वैल्यू आई y माइनस x बराबर 4 आई, ये पहली वैल्यू आ गई, यानी कि एक समीकरण प्राप्त हुआ। उसके बाद x प्लस वाई बराबर 12, ये आपको बताया गया है, यानी 2 अंकों की संख्याओं का अंकों का योग 12 है। तो हमने दो संख्या जो मानी थी x प्लस वाई मानी, तो ये हमारी सेकंड आ गई, ठीक है। अब इनको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब देखिए इसमें जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो वैल्यू निकल के आई, y की वैल्यू तो आपकी 8 निकल के आई, x की वैल्यू 4 निकल के आई। ये विलोपन विधि से आप कर सकते हो, ठीक। अब देखिए अब देखिए जो आपकी मूल संख्या थी आपकी 10x प्लस वाई थी, यही आपको निकालनी है, यही आपसे पूछा है। तो 10 में आप मल्टीप्लाई करिए x की वैल्यू का, यानी कि 4 प्लस आपकी 8 इसमें जुड़ेगी, इसको क्लियर कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये 8 है, ठीक है, ये 40 प्लस 8 हो जाएगा, तो आपका 48 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो 48 इसका राइट आंसर है। तो देखिए ये आ गया आपका 48 है, ये बराबर का साइन है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।